ओके जी, सो वी आर इनटू द थर्ड क्लिप ऑफ वीक 8। हमने अब यहाँ पर देखना है, हमने स्टैक को समझ लिया, हमने स्टैक पे एक एग्जांपल भी कर ली, हमें समझ भी आ गया कि पुश एंड पॉप कैसे काम करता है। अच्छा, अब यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ दैट कि हम प्रोसीजर्स असेंबली लैंग्वेज में हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर्स क्या हैं? प्रोसीजर्स हमारे पास फंक्शंस हैं, ये एक सब प्रोग्राम्स हैं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन इनको हम अपने मेन जो हमारा प्रोसीजर होता है, जैसे हम मेन प्रॉक लिखते थे, मेन प्रोसीजर लिखते थे, उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी चीज़ें समझने के लिए हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर पहले इसके ज़रा साइंटिक्स को देख लें। ये वाला साइंटिक्स मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ जब हमने मेन को हम स्टडी कर रहे थे, मेन प्रॉक को स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं होगी, वो हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा, नेम। नेम क्या है? इट कैन बी एनी नेम एक्सेप्ट द रिजर्व वर्ड। यहाँ पर आप किसी भी प्रोसीजर का नाम लिख सकते हैं रिजर्व वर्ड के अलावा। प्रॉक इज़ द रिजर्व वर्ड, ये हमारे पास वो की है जो डिफ़ाइन करती है कि हमारे पास कौन सा प्रोसीजर होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगी बॉडी ऑफ द प्रोसीजर, यानी जो आपने चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है वो आप करें। रिटर्न क्या होता है? ये हमारे पास एक कीवर्ड है, एक जो आपको वापस लेके जाएगा, बिकॉज़ ये आप जो भी प्रोसीजर डिक्लेयर कर रहे हैं ये मेन की बॉडी से बाहर करेंगे, और ये मेन की बॉडी में आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे। आगे हम जाके देखते हैं। अब जब मैंने वापस मेन की बॉडी में जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगा? थ्रू दिस। और हमने ये पढ़ा था कि जो यहाँ पर आपने प्रोसीजर का नाम दिया है उस नाम ही से आप अपने प्रोसीजर को एंड पी करेंगे, यानी एंड प्रोसीजर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर अ प्रोसीजर। ये आगे जाके हम एग्जांपल में भी देखेंगे तो हमारे पास चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब ये लॉजिक क्या है या काम कैसे करता है हमने ज़रा देखना है। जो भी हमने बातें कही हैं उनको ज़रा हम थ्रू डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरा मेन का प्रोसीजर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको कुछ बातें याद दिला दूँ। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हमारी जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये हमारे पास मेन मेमोरी में जाके लोड हो जाती हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे मेरा मेन के प्रोसीजर है वो भी लोड हो जाएंगी। मेरे पास एक कोई डिक्लेयर प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रॉक 1 लिखा है, ये भी डिक्लेयर हो जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास हर एक इंस्ट्रक्शन का एक एड्रेस होगा, जो मेरी मेमोरी का एड्रेस होगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करूँगा कॉल। कॉल की इंस्ट्रक्शन 8086 असेंबली लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है जब भी हमने किसी प्रोसीजर को इस्तेमाल करना हो मेन प्रोसीजर के अंदर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है जब भी हमने 8086 असेंबली लैंग्वेज में क्या करना हो, हमने किसी भी मेन प्रोसीजर के अंदर किसी भी दूसरे प्रोसीजर को इस्तेमाल करना हो। ठीक है, अच्छा, जैसे ही हमारे पास कॉल की इंस्ट्रक्शन आती है तो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल वहाँ से चला जाता है और कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर मेरे पास जो भी प्रोसीजर हमने कॉल किया होता है, जहाँ पर वो मेरे पास मेन मेमोरी में डिक्लेयर होता है उसकी फ़र्स्ट लाइन पे चला जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो सेट ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उस पर चला जाता है। फिर इसमें जितनी भी नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे यहाँ पर हमने बॉडी ऑफ द प्रोसीजर कहा है, ये जैसे ही पूरी होगी और जैसे ही मेरा कंप्यूटर, मेरा प्रोसेसर रिटर्न को एनकाउंटर करेगा, रिटर्न उसके पास आएगा, तो वो वापस चला जाएगा मेन की पार्ट पे, लेकिन वो जिधर कॉल हुआ है उससे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वहाँ पर हमारे पास चला जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ हमें समझ आ गई है। ठीक है, मैं दोबारा एक रिपीट कर लेता हूँ कि हमारे पास मेन प्रोसीजर में हमने जब भी किसी और प्रोसीजर को इस्तेमाल करना हो तो हम कॉल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कॉल को इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोसीजर का नाम होता है वो हमें वहाँ पर ले जाता है फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में। जब प्रोसीजर की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम रिटर्न को जैसे इनकाउंटर करते हैं हम वापस आ जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर। ठीक हो गया? जो हमारे कॉल से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा। अच्छा, ये रिटर्न के बारे में हमने बता दिया। ठीक है, रिटर्न कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जैसे हमने ये की कि ये सारों में होगा सिवाय मेन प्रोसीजर के अलावा। अच्छा, क्लियर हो गया? तो अब हम ज़रा एक एग्ज़ाम्पल करेंगे और उस एग्ज़ाम्पल को हम ज़रा देखेंगे कि वो कैसे काम करती। ठीक हो गया? तो यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं कि हम एक प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ स्टार्स हम इसमें बेसिकली क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास ये काम कैसे करता है। ओके जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन। अच्छा,
अच्छा, यहाँ पर ये बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि क्या है। हमने यहाँ पर मेन प्रॉक स्टार्ट किया और हमने स्टार्ट करते ही हमने कॉल कर दिया एक प्रोसीजर जिसका नाम है प्रिंट स्टार। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रिंट स्टार में है कि हम देखते हैं इसको ज़रा, हम ये आप लोग याद रखें, ठीक है। और हमने यहाँ पर मेन की बॉडी इस्तेमाल करते हुए बंद कर दिया क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव छोटा सा था, हमने नंबर ऑफ़ स्टार्स को प्रिंट करना। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही हमने कॉल किया प्रिंट स्टार में, ठीक हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, जैसे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर ऊपर भी बात की थी कि हमारे पास जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, जहाँ पर कॉल है, उससे हम चले जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर हमारे प्रोसीजर की फ़र्स्ट लाइन डिक्लेयर हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर कैसे हो, क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो हम मूव CX 10 में चले जाएंगे। बेसिकली हमने नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने प्रिंट करने हैं, वो हमने 10 करने हैं। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर देखें वही किया, प्रिंट स्टार नाम लिखा और हमने यहाँ पर प्रॉक का कर दिया, यानी यहाँ से हमने बता दिया कि यहाँ से हमारे पास एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है प्रिंट स्टार। और हमने उसके बाद क्या किया, हमने मूव CX 10 कर दिया, यानी हम नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, 10। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मूव AS2 किया, DL में स्टैरिक डाला और यहाँ पर हमने इस प्रोसीजर के अंदर एक लेबल डिफाइन किया, दिस प्रिंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द मेन प्रोसीजर, इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रिंट स्टार प्रोसीजर। अच्छा किया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, हमने जैसे ही हमारे पास इंटरप्ट 21 आया तो हमारे पास एक स्टैरिक प्रिंट हुआ, लूप प्रिंट किया, लूप की अब CX की वैल्यू -1 हुई, 9 हो गई, 10 में से 9 हो गई और अभी 0 नहीं हुई तो हम यहाँ पर जंप लगाएंगे और इस तरह करते करते ये तमाम कितने 10 के 10 स्टार्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और जैसे ही हमने यहाँ पर रिटर्न किया तो हम वापस कहाँ पर चले गए, जी आपने सही गैस किया, हम यहाँ पर चले गए मूव AH 4CH और हमारे यहाँ पर प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्लियर। अच्छा, और हमारे पास जो प्रोसीजर का एंड था हमने वो वैसे ही किया, प्रिंट स्टार NP, यहाँ पर हमारे पास प्रोसीजर एंड हो गया और हमने जब पूरे ओवरऑल प्रोग्राम का एंड करना हुआ तो हमारे पास एंड मेन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो की पॉइंट है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमने स्टैक और इस प्रोसीजर का आपस में क्या एसोसिएशन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो की पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास जब भी हम कोई प्रोसीजर को कॉल करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जब भी प्रोग्राम लोड होता है तो उसकी जो एड्रेसेस होते हैं, हर लाइन का एक एड्रेस होता है, सेट ऑफ लाइन का, या हमारे पास हर इंस्ट्रक्शन का एक मेमोरी में एड्रेस होता है। जैसे ही हम कॉल यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है वो स्टैक में पुश हो जाता है। ठीक हो गया। और स्टैक पॉइंटर उसे पॉइंट करता होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने इन बिटवीन यहाँ पर हमने कोई पॉप नहीं किया या हमने कोई और स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, और जैसे ही हमारे पास रिटर्न इनकाउंटर होता है तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको पॉप कर देते हैं, हम उसे क्या कर देते हैं, पॉप कर देते हैं। और जैसे ही हम इसे पॉप करते हैं तो हमारे पास जिस नेक्स्ट लाइन पर हमने आना होता है ये उसका एड्रेस हो जाता है। यानी जब हमने इसको कॉल किया था तो इस लाइन का एड्रेस हमारे पास स्टैक में पुश हो गया था। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास रिटर्न इनकाउंटर हुआ तो हमारे पास ये वाला इस लाइन का एड्रेस हमारे पास पॉप हो गया और हमारे पास प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पर चला गया, वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्लिप नंबर 2 एंड होता है और ठीक है, थैंक यू।